कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। रिया घूमने गई हुई थी और उसकी मॉम श्वेता अपनी बहन से बातें कर रही थी। वो भी अपनी बेटी से काफी नाराज थी। अरे क्या बताऊं, मैं मना करती हूँ तो तेरे जीजू मुझे ही चुप करा देते हैं। बेवकूफ लड़की है, अपनी ससुराल में तो इसका मन ही नहीं लगता, जब देखो चली आएगी। जितनी चिंतित पवित्रा जी थी उनसे ज्यादा रिया की मॉम श्वेता थी। वो देख रही थी कि रिया किसी न किसी बहाने से आजकल लगभग रोज ही मायके आ जाती है और घर में भी नहीं रुकती है। कभी किसी दोस्त के यहाँ जाना होता है, कभी कोई शॉपिंग करनी होती है, किसी का बर्थडे पार्टी चलता ही रहता है। शालिनी उसे समझाते हुए बोली, श्वेता दी, आप भी ज्यादा ही चिंता करती हो। क्या हो गया, थोड़ा घूमने फिरने का मन करता होगा। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि पैरों में जंजीर डाल दी। श्वेता बोली, लेकिन क्यों, घूमने फिरने का मन करता है तो अपने हस्बैंड को लेकर आए ना। शालिनी बोली, वो कैसे आ सकता है, पूरी फैक्ट्री वही देख रहा है। रघुवीर साहब तो अब बाहर के काम ज्यादा देखते हैं। श्वेता बोली, रोज रोज उसे छोड़कर अकेली चली आएगी। अभी तो ठीक से घर बसा भी नहीं। शादी से पहले तो इतनी प्लानिंग करती थी कि फैक्ट्री जाया करूंगी, काम करूंगी। अब तो कोई परवाह ही नहीं। शालिनी बोली, दी, आप ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। वहां पर है भी कौन। अरिजीत फैक्ट्री चला जाता होगा तो फिर उसका मन नहीं लगता होगा, नेचुरल है। इतना क्या सोच रही हो, कुछ दिनों में बच्चे वगैरह होंगे तो अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा, फुर्सत ही नहीं मिल पाएगी। चिल करो, इतना मत सोचो। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले पवित्रा ऑब्जेक्शन करती, समझी। श्वेता बोली, ओके, फिर भी तुमसे बात हो तो बोलना उसको, अपने घर में मन लगाए। इतनी कोशिशों के बाद तो शालिनी उनकी बात बीच में काट कर बोली, फिर वही बात, दी परेशान मत हो और रिया से कुछ मत कहना, सब ठीक होगा। उसने तसल्ली दी तो श्वेता बोली, तो कहती है तो मान लेती हूँ। हाँ दी, मैं बात करूंगी रिया से। ओके ठीक है। बात करके शालिनी ने फोन रख दिया। इधर जब से कविता लौट कर आई थी, पारुल उस पर हर समय नजर रखने लगी थी। कहाँ चली। कविता के आंगन से बाहर पांव रखते ही पारुल ने टोक दिया, कहाँ जाऊंगी माँ, क्या घर में एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकती, उसमें भी तुमसे पूछना पड़ेगा। उसने तीखे स्वर में कहा, जबान संभाल कर बात किया कर, नहीं तो काट कर रख दूंगी तेरी जबान। पारुल ने आंखें निकाली, जुबान क्यों काटोगी, मुझे ही काट दो, जिससे तुम्हें भी आराम मिल जाए और मुझे भी। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पारुल गुस्से में बोली, काट दिया होता तो ये जहर तो ना उगल रही होती। कविता ने जवाब दिया, कर लो अपने अरमान पूरे, कोई रोक रहा है तुम्हें। शर्म है जर सी भी तुझे, यूं जबान लड़ाते शर्म तो नहीं आती होगी। पारुल गुस्से से तमतमा कर बोली, तुम्हें बड़ी शर्म आ रही थी, जब ढंग से बच्चे पाल नहीं सकते थे तो पता नहीं पैदा क्यों कर दिया। वह मुंह में बड़बड़ाती हुई अंदर कमरे में घुस गई। क्या कहा तूने, पीछे से पारुल ने चिंगाड़ कर कहा, लेकिन कविता मुंह बनाकर चुप रह गई। हे भगवान, ऐसी निर्लज औलाद दुश्मन को भी मत देना, पता नहीं कौन से जन्म के पाप भुगतने के लिए ऐसी औलाद दे दी तुमने। ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे भगवान। पारुल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हो गई नौटंकी शुरू। कविता बड़बड़ाई और फिर अपनी चारपाई पर लेटकर सिर तक चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन बाद एक लड़का कविता को देखने आ रहा था। पता नहीं किससे कह सुनकर पारुल ने उन लोगों को घर बुलवाया था। कविता पर पारुल जितनी सख्ती बरतती वो उतनी ही ढीठ होती जा रही थी। कुछ कहने सुनने यहाँ तक कि पिटाई का भी उस पर कोई असर पड़ना बंद हो गया था। पारुल ने उसके किसी से मिलने जुलने पर भी और घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी थी, जिससे वह और विद्रोहिणी हो रही थी। कविता वैसे भी उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। देर तक पड़ी सोती रहती और जब मन करता तब काम करती, वरना काम पड़ा रहता और वो बैठी आराम करती रहती। पढ़ाई भी एक तरह से छूट ही गई थी, जबकि बिंदु हर समय अपनी किताबें लिए पढ़ती रहती थी। वैसे भी उसका बोर्ड था तो वह खूब मेहनत कर रही थी। इस लड़के की अच्छी खासी संपत्ति थी, लेकिन उसकी पहली शादी के 15 दिन बाद ही उसकी नवविवाहिता पत्नी पहाड़ी से पैर फिसल जाने की वजह से जान गंवा चुकी थी। पारुल ने उसकी पहली शादी की बात कविता को नहीं बताई थी, क्योंकि कविता का पता नहीं था कि भड़क कर कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। लड़का कविता को पसंद आ गया था।
हालांकि वो कविता से बड़ा लग रहा था, लेकिन उसके रहन सहन से पता चल रहा था कि वो पैसे वाला है। मिठाई वगैरह भी तो काफी सारी और अच्छी लाए थे। लड़के के साथ एक उसकी भाभी और चाची ही आई थी, जो अपनी एक्सिट जैसी नजरों से कविता को घूर रही थी। आम हालात में शायद कविता उस लड़के को पसंद नहीं करती, लेकिन इन दिनों पारुल की सख्ती इतनी बढ़ गई थी कि उससे छुटकारा पाने के लिए कविता ने बिना सोचे समझे लड़के को देखने के बाद शादी के लिए हामी भर दी। सुबह 11 बजे उठकर जब रिया नीचे आई तो उसकी मॉम श्वेता गुस्से से भरी बैठी थी। उसके डैड अपने काम से बाहर गए हुए थे। गुड मॉर्निंग मॉम। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें अपनी माँ के गले में डाल दी। क्या मॉम? उन्होंने उसकी बाहें झटक दी और गुस्से में बोली, कितना समय हो गया? दोपहर होने को आ रही है। सुबह से तेरी सास का 2 बार फोन आ चुका, तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। रिया बोली, ओ मॉम, बोर मत करो। क्या हो गया? अब क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती? बता तो दिया था उन्हें कल ही। वो झल्ला कर सोफे पर बैठ गई। क्या बता दिया था? यही कि शाम तक आ जाऊंगी। वो लोग इंतजार करते रहे और तुमने दोबारा फोन भी नहीं किया। वो भी गुस्से से बोली, तो क्या हुआ? मैं क्या 4 साल की बच्ची हूँ जो उन्हें मिनट मिनट की रिपोर्ट देती रहूं? अपने माँ बाप के घर में हूँ, कोई जंगल में तो हूँ नहीं। वो तेज होकर बोली, फिर भी रियो, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भूलो मत कि तुम मैरिड हो अब। वह अपना स्वर धीमा करते हुए बोली तो रिया बड़बड़ाने लगी। भूलना भी चाहूं तो आप लोग कहाँ भूलने दोगे? वो अपने नेल्स देख रही थी। श्वेता बोली, अरे यू, अकल से काम लो। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्या हुआ? रिया तुनक्कर बोली, मुझे क्या पता था कि इतने बोरिंग इंसान से शादी करवा रही हैं आप। श्वेता गुस्से में बोली, फिर वही बकवास। रिया चलो तैयार हो जाओ और अपने घर जाओ। बेवकूफ़ी की हरकतें करना बंद करो। श्वेता फिर गुस्से में आ गई। जा रही हूँ मैं। आपको तो मेरा 2 घड़ी चैन से बैठना भी पसंद नहीं है। कहकर वो उठी और गुस्से से तमतमाती हुई अपने बेडरूम में घुस गई। तैयार होकर वो अपने रूम से निकल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। विधान का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाया। हेलो। विधान बोला, हाय रिया, पहुंच गई क्या? नहीं, बस निकल रही हूँ, उसने उखड़े मोड़ में जवाब दिया। विधान ने पूछा, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं विधान, बाद में बात करेंगे, मुझे अभी निकलना है। कहकर उसने फोन काट कर पॉकेट में रखा और बाहर निकल आई। अरे कुछ खा तो लो, उसकी मॉम ने कहा। अभी भूख नहीं है। कहकर वो अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल गई। श्वेता को बुरा तो लगा, लेकिन बेटी की भलाई इसी में थी, इसलिए उसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। रिया शहर से बाहर निकल आई थी तो उसने देखा कि रोड की एक साइड विधान अपनी कार से टिक कर खड़ा हुआ था। उसने उसे देखकर अपनी कार रोक ली। यहाँ क्यों खड़े हो? कहकर वो अपने सनग्लासेस उतारती हुई कार से नीचे उतर आई। तुम्हारा ही वेट कर रहा था, वो बोला। फोन पर तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, रह नहीं पाया मैं। वो चुप खड़ी रही। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी थी बात करते समय। वो उसके नजदीक आ गया। नहीं, उसने कठिन स्वर में कहा। ठीक हूं मैं। विधान बोला, बताओ ना, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। उसे अपने हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। रिया अब अपने आप को संभाल नहीं सकी और उसके गले लग कर रोने लगी। विधान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इधर दार्जिलिंग में धारा की कहानी सुनकर डॉक्टर विकास को वास्तव में काफी दुख हुआ। डॉक्टर मृदुल ने उन्हें बताया कि वो अपने भाई की जिंदगी संवारने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। डॉक्टर विकास बोले, देखो दोस्त, वो मेहनत कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम उसे भी अपनी तरह कुंवारा रखना चाहते हो? डॉक्टर मृदुल बोले, नहीं, पर अभी उसकी उम्र ही क्या है? डॉक्टर विकास ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई योग्य लड़का मिल जाए तो उसका जीवन संवर जाएगा। इतनी सुंदर बच्ची है वो, बिल्कुल देवी जैसी दिखती है। कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो, जिससे उसका होने वाला हमसफर उसके कंधों के बोझ को कम कर सके और उसे जीवन की सारी खुशियां दे। कोई जरूरी तो नहीं, पता नहीं ऐसा अच्छा लड़का कहीं मिलेगा या नहीं। उसकी शक्ल सूरत को छोड़ दो तो भी वो बहुत गुनी लड़की है, इतनी मेहनत कर रही है और हिम्मत नहीं हारती। वो गंभीरता से बोले,
मैं तो चाहता हूँ कि धारा अपने पाँव पर खड़े होने के बाद खुद ही देख सुनकर अपने लिए वर चुने। वो दृढ़ स्वर में बोले। डॉक्टर विकास ने कहा, देखो, मेरे बड़े भाई का बेटा है, बहुत अच्छा सर्जन है, मैं उससे बात करता हूँ। मेरे भाई उसकी शादी के लिए चिंतित रहते हैं। देखोगे तो देखते रह जाओगे, बहुत खूबसूरत है। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। परिवार में माँ बाप और बेटा ही है। माँ भी बहुत सीधी सादी है। तुम्हें तो पता ही है कि हम सब साथ में ही रहते हैं। तुम्हारी अनुमति के बाद ही बात करूंगा उससे, कहकर डॉक्टर विकास ने उनका कंधा थपथपाया। सच कहूं दोस्त, अब जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। इस बच्ची ने पहले ही इतनी तकलीफें झेली हैं कि उसे किसी नई आजमाइश में डालने का दिल नहीं करता। फिर धारा के विवाह की इतनी परेशानी नहीं है, बात भानु की है। पहले तो धारा भानु को छोड़कर शादी करने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकती। दूसरे, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा जो नववधु के साथ उसके छोटे भाई को भी आशीष देने को तैयार हो। वो उदास स्वर में बोलते चले गए। ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। मैं आज ही दादा से बात करता हूँ, डॉक्टर विकास ने कहा। डॉक्टर अमितुल बोले, तुम बात करके देख लो। अगर वो लोग धारा को अपनाने को तैयार हो जाते हैं तो भानु को अपने साथ रखने के लिए धारा को मनाने की कोशिश करूंगा मैं। इधर रिया मून पैलेस लंच से थोड़ा पहले ही पहुंच सकी थी। विधान तो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने एक्सक्यूज कर ली। उसे पता था कि पवित्रा जी का मूड ऑफ होगा और उसके और रुकने से और ज्यादा खराब हो जाएगा। वो कार पार्क करके सीधे ऊपर अपने बेडरूम में चली गई। उसका लक अच्छा था कि पवित्रा जी या मुग्धा ने उसे नहीं देखा। लंच के समय उसे ऊपर अपने बेडरूम से उतरते देखकर पवित्रा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम कब आई? उन्होंने पूछा। मुझे आए तो काफी समय हो गया मॉम, उसने लापरवाही से अपने घुटनों पर नैपकिन फैलाते हुए कहा। बताना तो चाहिए था। पवित्रा जी थोड़ी रूखी हो गई। आप आराम कर रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, वो इत्मीनान से बोली। विमला, मेरे लिए सिंपल कर्ड लेकर आओ, उसने विमला को ऑर्डर दिया। पवित्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने पर काबू कर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी वो गुस्से में थी और मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता। मुग्धा भी चुप रहकर लंच कर रही थी। जितना खुश खुश मुग्धा घर लौटी थी, उसी बेताबी से अपनी छुट्टी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। रघुवीर साहब आजकल बहुत व्यस्त थे और अधिकतर टूर पर जाते रहते थे। अरिजीत अपने में ही खोया रहता था। आजकल पवित्रा जी और रिया से तो उसका बात करने का ही मन ही नहीं करता था। रिया को तो वैसे भी अरिजीत के अलावा घर में किसी से कोई मतलब नहीं था। इधर डॉक्टर विकास ने अपने भतीजे कुणाल को फोन किया। काकू, कमाल है आपका, आप भी कैसी बातें करते रहते हैं। परोपकार के चक्कर में मेरी लाइफ की क्यों वाट लगा रहे हैं? कुणाल, उनका भतीजा, भड़क उठा। अरे खोका, तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है और तुम। ना काकू ना, डोंट रुइन माई लाइफ, वो गुस्से में बोला। बोलता हूँ मैं काकी माँ को जरा आपकी लगाम कस के रखें। वो हैं करके हंस पड़े। काकी माँ के बच्चे क्यों सिर पर चढ़ा आ रहा है? मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? भाई साहब से बात करवाओ मेरी। कुणाल बोला। काकू, आर यू सीरियस? देखो काकू, ऐसा मत करो प्लीज, मेरा अभी शादी करने का मूड बिल्कुल नहीं है। मैं तो आगे स्पेशलाइजेशन के लिए यूएसए जाना चाहता हूँ। तो चले जाना, कौन मना कर रहा है? पत्नी को भी साथ ले जाना, अच्छा लंबा हनीमून रहेगा। कुणाल चिढ़कर बोला। काकू, मजाक है क्या? मैं अभी अपने करियर के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहता। चलो जोक्स अपार्ट, मैं भी सीरियस हूँ। कनु, एक बार तुम उस लड़की से मिलकर देख लो। अगर उसे देखकर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इरादा बदल रहा है तो ठीक है, वरना जैसा तुम चाहो। काकू, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं शादी करूंगा भी तो किसी डॉक्टर से जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मेरे साथ काम कर सके। आप एक साधारण लड़के से मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोला तो डॉक्टर विकास चिढ़कर बोले। ठीक है खोका, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी ही गलती है, चलो माफ करो, रखता हूँ फोन। उन्होंने फोन रख दिया। काकू, अब ये क्या बात हुई? नाराज क्यों हो गए आप? ऐसे तो मत कहिए, कुणाल बोल रहा था, लेकिन उधर से फोन कट चुका था। कुणाल ने फिर से फोन मिला लिया, लेकिन उसके काकू डॉक्टर विकास ने अब फोन नहीं उठाया। ओफो, ये काकू भी ना हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए खामखा नाटक करते हैं।
वो बुदबुदाया। काकी माँ, जरा बात सुनना। उसने अपने कमरे से बाहर आकर अपनी काकी को आवाज लगाई। अजीब उलझन में डाल दिया था काकू ने। अगर उन्होंने बाबा से बात कर ली तो वो तो उन्हीं की बात सुनेंगे, इसलिए काकी को अपनी तरफ करना जरूरी था। वो बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। इधर कविता के ब्याह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। हिमानी और उसका पति जितेंद्र भी आन पहुंचे थे। हिमानी इस समय गर्भवती थी, इसलिए कामकाज तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन कविता के ब्याह के सारे इंतजाम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। कविता का होने वाला पति महेश अपनी शादी पर दिल खोल कर खर्च कर रहा था। इस शादी में वो अपने सभी अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कविता की हल्दी के लिए उसके दूल्हे ने एक अच्छा खासा अपने हिसाब से महंगा ड्रेस भिजवाया था, जिसे पहनकर वो फूली नहीं समा रही थी। मंडप और ब्याह में बारातियों की खातिरदारी करने के लिए केशव जी को पहले ही एक मोटी गड्डी महेश ने भिजवा दी थी। फूलों और रंग बिरंगी झंडियों से बने मंडप में कविता को हल्दी लगाई गई। हिमानी को अपनी बहन के भाग्य से जलन हो रही थी। देखने में वो कविता से 20 ही थी, लेकिन किस्मत कविता की बढ़िया निकली। पारुल बहुत खुश खुश घूम रही थी, लेकिन जब शाम ढलने तक बारात नहीं पहुंची तो केशव और पारुल दोनों के कलेजे में धुक धुकी होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से उनको डर लग रहा था। पारुल का दिल धक धक करने लगा कि कहीं उनकी ढीठ लड़की की ख्याति उड़ते उड़ते वर पक्ष तो नहीं पहुंच गई और उन्होंने बारात लाने का इरादा छोड़ दिया हो। लेकिन अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि बैंड बाजे के शोर से उनकी जान में जान आ गई। नया दूल्हा महेश कहीं भी अपने पैसे के प्रदर्शन से चूक नहीं रहा था, इसलिए सीधा साधा पहाड़ी बैंड ना लाकर शहर से बैंड मंगवाया था उसने। दूल्हे और दी की रस्म में महेश के माथे पर तिलक कर जब केशव ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाकर कलाई पर महंगी घड़ी बांधी तो हिमानी के दूल्हे के माथे पर सिकुड़न पड़ गई। पास खड़ी हंसी ठिठोली करती और नेक मांगती सारियों को महेश ने 500 रुपए दिए तो सबकी आंखें फट गई। जो काम 10 रुपए में हो सकता था, उसके लिए नए दूल्हे ने कितने पैसे लुटा दिए। महेश दुल्हन का हाथ पकड़े बैठा था। इससे कविता को भी शर्म आ रही थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी गांव की शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों जी? मेरे ब्याह में तो साधारण दाल रोटी में निपटा दिया था तुम्हारे बाबा ने, जबकि मेरी सरकारी नौकरी है। अब कहाँ से इतने भंडार खुल गए? आखिरकार ताना मार ही दिया जितेंद्र ने। हिमानी खुद किलस रही थी। दुल्हन के जेवर कपड़े सब नए फैशन और बढ़िया डिजाइन के थे। कविता सब चीजें देखकर इतराए जा रही थी। सुबह विदाई के वक्त कविता की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका, बल्कि अपने गले लगी जोर जोर से रोने का नाटक कर रही माँ के कानों में उसने फुसफुसा ही दिया। अब क्यों रो रही हो? तुम्हारे कलेजे का पत्थर हट गया, खुशियां मनाओ। कहकर वो धीमे से हंस पड़ी। पारुल को तो आग लग गई, लेकिन लोग दिखावे को उसको बाहों में महसूस कर वैसे ही खड़ी रही। खुद की बेटी ही उसे दुश्मन समझ रही है, जबकि इसी औलाद के लिए उसने धारा और भानु को घर से निकाला था। जरा भी आंख पे शर्म नहीं है इस लड़की के। धारा की कुल जमा पूछी और उसकी माँ की कहने खा पी कर उड़ा दिए, और कैसे उससे आंख मिलाकर बात कर रही है। शादी का जोड़े पहने ना खड़ी होती तो जोर का मुक्का मारकर पीठ तोड़ देती उसकी। महेश को विदाई की जल्दी हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि इनके गांव में सड़क तक नहीं है। नहीं तो जो किराए की कार वो दुल्हन की विदाई के लिए सड़क के मोड़ पर खड़ी कराया था, उसे देखकर तो गांव वालों की आंखें फट जाती। डोली में बिठाकर दुल्हन को कार तक लाया गया और फिर इस तरह से कविता की धूमधाम से विदाई हो गई। केशव जी ने ऊपर की तरफ मुंह कर हाथ जोड़कर गोलू देवता को धन्यवाद दिया कि ब्याह का काम सही ढंग से निपट गया। मून पैलेस में पवित्रा जी लॉन में मालियों को निर्देश दे रही थी कि रिया अपने 2-4 शॉपिंग बैग संभाले बाहर आए और अपनी कार का दरवाजा खोलने लगी। रघुवीर साहब ने अपनी नई कार उसको दे दी थी, क्योंकि आजकल वो और अरिजीत एक ही कार से फैक्ट्री जाने लगे थे। पवित्रा जी को कहीं आने जाने के लिए कार और ड्राइवर अलग ही रहता था, जिससे उन्हें किसी समय भी जरूरत पड़े तो बिना किसी इंतजार के जा सके। कहाँ जा रही हो? पवित्रा जी ने न चाहते हुए पूछ ही लिया तो रिया बोली, मॉम कुछ शॉपिंग की थी, साइज छोटा आ गया है, वही चेंज करने जा रही थी। उसने लापरवाही से बैग सीट पर डाल दिए। शाम को अरिजीत आ जाए तो उसी के साथ निकल जाना।
उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। सामने ही तीन चार माली काम कर रहे थे, इसीलिए वो उनके सामने ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। रिया ने जवाब दिया, जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। वह एक क्षण ठिठकी और फिर कार में बैठने लगी। पवित्रा जी का आखिरकार सब्र टूट गया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, रिया, थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दो। कल मुग्धा भी चली जाएगी, उसके साथ समय बिताओ। इसे 2 दिन बाद चेंज कर लेना। रिया ने पवित्रा जी की बात इग्नोर करके कहा, मैं शाम को आती हूँ, फिर बैठती हूँ आपके पास। अब चलूं, देर हो रही है। कहकर वो गाड़ी में बैठ गई। उसने कार स्टार्ट की और गेट से बाहर निकल गई। पवित्रा जी हॉट भीचे देखती रह गई। कई महीने से रिया हर दूसरे दिन अपनी माँ के घर जाने को तैयार रहती थी। उन्होंने थोड़ी बहुत टोका टाकी की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अरिजीत भी फैक्ट्री से आने के बाद अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। पहले दोनों भाई बहन कितनी बातें करते रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता था कि अरिजीत किसी से बात करना ही पसंद नहीं करता था। पवित्रा जी सोचने लगी, उनकी कितनी दिनों से अरिजीत से बात नहीं हुई है। वो तो रघुवीर साहब ने नियम बना रखा है कि खाना सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, नहीं तो शायद वो एक दूसरे को देखने को भी तरस जाते। जिस वजह से उन्होंने अरिजीत का विवाह इतनी जल्दी किया था कि घर में रौनक हो जाएगी, लेकिन रौनक तो क्या ही होती। और इतना बड़ा घर सुनसान लगने लगा है। रघुवीर साहब आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। वैसे भी वो हर दूसरे दिन तो टूर पर ही होते हैं। मुग्धा के दिल पर उनकी बात ऐसी लग गई कि वो अभी तक सामान्य नहीं हुई है। मतलब भर की बात करके अपने रूम में बंद हो जाती है, और अरिजीत गुमसुम सा जो सामने आ जाए वो खाकर फैक्ट्री चला जाता है, और वहां से आकर कहीं इधर उधर बैठकर या अपने बेडरूम में टाइम पास करता रहता है। अब क्या करूं मैं, जो घर की रौनक वापस आ जाए। क्या पुरोहित जी से कोई उपाय पूछूं? लेकिन वो भी क्या कहेंगे जब घर के लोगों में प्यार खत्म हो गया है। और ये सब कुछ उस केशव की भांजी की वजह से हुआ है। जब से वो हमारी जिंदगी में आई थी, घर में अजीब मनहूसियत भर गई है। सोचते सोचते उनकी मुट्ठियां कस गई। इधर दार्जिलिंग में एक दिन भानु बाहर से आया तो वहीं से बोलने लगा, दीदी दीदी कहाँ हो? अरे आराम से। गोस्वामी दादा भी काफी खुश थे। आज भानु का रिजल्ट घोषित हुआ था और उसने अपनी क्लास में ही नहीं, सभी 6 सेक्शन में टॉप किया था। भानु की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी, धारा पर नजर पड़ते ही वो उसके गले लग गया। मैंने टॉप किया है दीदी। वह खुशी से झूम रहा था। धारा की आंखें भी चमकने लगी। उसने अपने भाई को बाहों में समेट लिया। इतनी सारी उठक पटक के बाद ये बहुत ही अच्छी खबर थी। उसे अपने मामा के गांव की याद आ गई। जब वो मून पैलेस में काम करने लगी थी और वहां से गांव गई थी, तो भानु की दुर्दशा देखकर उसका दिल दहल गया था। रूखे बालों और चेहरे वाला भानु, जिसके पैर की चोट पर एक गंदा सा कपड़ा बंधा था, उसे याद आ गया। भूख से तड़पते उसकी आंखों में धारा के पर्दे भी शिकायतें भरी थी। उसने मन ही मन डॉक्टर मितुल के लिए हजारों दुआएं मांग डाली। भानु का आज का रोग उन्हीं की देन है। अगर उन्होंने समय पर सहायता के लिए हाथ बढ़ाए नहीं होते, तो आज भानु और धारा का क्या हुआ होता। भगवान दादा को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें, उन्हें जीवन में कोई कष्ट ना हो। जिन्होंने खून का रिश्ता ना होने के बाद भी उन्हें अपने बच्चों की तरह अपना लिया। और एक उसके मामा मामी हैं, जिन्होंने उनकी माँ की धरोहर और खेत तो हड़प लिए, लेकिन अपनी सगी बहन की औलाद को दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया। उसने मुस्कुराते हुए प्यार से भानु का माथा चूम लिया। बहुत खुश हूं मैं कि मेरा प्यारा भाई टॉपर बन गया। वो भीगी आंखें और मुंह पर मुस्कान लिए बोली, आज तो भानु ने इनाम पाने लायक काम किया है। गोस्वामी दादा बोले, और डॉक्टर साहब कहाँ हो? उन्होंने डॉक्टर मिदुल को आवाज लगाई। दादा अभी अभी स्टेशन गए हैं, उनका कोई मेहमान आने वाला था। धारा ने जवाब दिया तो गोस्वामी दादा बोले, मेहमान? अच्छा अच्छा, चलो फिर मैं भी अपने बगीचे में जाता हूँ, एक कटहल उतार दूँ। जानकी बड़ा अच्छा कोफ्ता बनाती है, मेहमान खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। भानु बोला, दीदी, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड अंदर रखकर दादा के साथ जा रहा हूँ। ठीक है भानु, कहकर धारा मुस्कुरा दी। बहुत सुंदर फूल आए हैं दीदी, तुम भी चलो ना। भानु ने आग्रह किया। लेकिन घर पर कोई नहीं है, उसने कहा।
तो क्या हुआ, अभी तो दादा को देर लगेगी, तब तक तो लौट भी आएंगे। चलो ना दीदी, कहकर उसने धारा का हाथ पकड़कर खींच लिया। धारा भी उसकी खुशी में खुश होती हुई उसके साथ खींची चली गई। वास्तव में ही पूरा बगीचा फूलों से महक रहा था। मार्च में तो वैसे भी ढेरों फूल खिले होते हैं। गोस्वामी दादा ने कटहल तोड़कर वहीं घास पर रख दिया, जिससे उससे निकलने वाला चिपचिपा दूध निकल जाए। भानु ने धारा के मना करते करते बहुत से फूल तोड़ लिए और हाथ में भरकर धारा के सिर के ऊपर डाल दिए। वो वहीं घास पर बैठी हंस रही थी। हवा चलने से खुले हुए बालों की लटें उसका चेहरा चूम रही थी। डॉक्टर मृदुल भी आ गए। लो आ गए हमारा छोटा सा घर, कहकर डॉक्टर मृदुल ने अपनी कार उस छोटे से सुंदर से कॉटेज के सामने रोक दी। उनका मेहमान आसपास फैली प्राकृतिक सुंदरता देखने लगा। वो मेहमान और कोई नहीं, डॉक्टर विकास का भतीजा कुणाल था। वो मंत्र मुग्ध सा चारों ओर देखने लगा। ऊपर सुंदर स्वच्छ नीला आसमान, हरे भरे फूलों से लदे पेड़ और साफ सुथरा पहाड़ी इलाका। गोस्वामी, डॉक्टर मिथुल ने आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया ना होने पर डॉक्टर मिथुल बोले, अरे गोस्वामी को तो मैंने भानु के साथ भेज दिया था, कहकर उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। लाओ, हमें लोगों को सामान निकालना पड़ेगा। उन्होंने कार की डिक्की खोलकर सामान निकालना शुरू कर दिया। अरे काकू, मेरे होते हुए आप सामान निकालेंगे? हटिए आप। अब मैं सामान निकालता हूँ, कुणाल ने विनम्रता से उन्हें एक तरफ हटा दिया। डॉक्टर मृदुल कुणाल के साथ पहले घर ही आए और सबको आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिलने पर वो समझ गए कि धारा और भानु पीछे बगीचे में होंगे। उन्होंने कुणाल को सामने दूर तक फैला हुआ बगीचा दिखाया और फिर उसका लगेज अंदर रखवाने में मदद करने लगे। सामान रखकर वो कुणाल के साथ बगीचे में ही चले आए। धारा सामने ही बैठी हुई थी और इस तरह से कुणाल की धारा से पहली मुलाकात हुई। धारा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई और ढेर सारे फूल उसके कपड़ों और सर पर से इधर उधर गिरने लगे। अभी भी उसके खुले हुए घुंघराले बालों में कुछ फूल अटके हुए थे। इस अतीव सुंदरी युवती को देखते ही कुणाल की तो सांसें ही रुक गई। बर्फ की सफेदी ही जैसे इस हिमकन्या के रंग में घुल मिल गई थी। बड़ी बड़ी आंखें और पतली खूबसूरत नाक, होंठ बिल्कुल लाल, उस पर चेहरे को घेरे हुए घुंघराले बाल जिनमें यहाँ वहाँ अभी भी फूल अटके हुए थे। उसने एक साधारण सा सफेद शलवार कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती छिप नहीं पा रही थी। चेहरे पर संकोच और शर्म के मिले जुले भाव ने एक अलग ही मोहक भंगिमा दे दी थी उसे। डॉक्टर मिथिल भी धारा का वो वन सुंदरी सा मनमोहक रूप देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाए। खूब भालो, वह मंत्र मुग्ध से बोले। धारा दोनों की आंखें अपने पर जमी देखकर संकुचित हो उठी। दोनों हाथों से फूल छोड़कर डगबग भागते हुए वो उनके पास से होती हुई घर की तरफ चली गई। भानु अपने हाथों में और फूल भर कर लाया, तब तक वो वहां से चली गई थी। भानु बहुत खुश होकर डॉक्टर मृदुल की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर एक अजनबी व्यक्ति को देखकर थोड़ा ठिठक गया। डॉक्टर मृदुल बोले, आओ भानु, देखो तुम्हें कुणाल भैया से मिलवाता हूँ। भानु को देखकर वो थोड़ा सजग हुए। धारा का भाई है, उन्होंने कुणाल को बताया। भानु ने झिझकते हुए अभिवादन किया तो मूर्तिवत खड़ा कुणाल भी समझ गया। और यंग मैन, आज तो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिला था, कैसा रहा? डॉक्टर मृदुल ने पूछ लिया। अभी लाकर आपको दिखाता हूँ, कहकर भानु उत्साहित होकर घर की तरफ भाग गया। चलो वहीं चलते हैं, डॉक्टर मृदुल ने कुणाल से कहा और फिर गोस्वामी दादा को आवाज लगाने लगे। गोस्वामी, ये कटहल उठाकर किचन में ले आओ। आया दादा। बगीचे में पेड़ों के बीच से कहीं उनकी आवाज आई। पता नहीं वो किस पेड़ पर चढ़कर बैठ गए थे। कुणाल खोया खोया सा उनके साथ चल दिया। दार्जिलिंग से लौटकर जब उसके काकू डॉक्टर विकास ने जब उसके सामने धारा से विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसे बहुत झल्लाहट महसूस हुई। क्यों बड़े लोगों को ये लगता है कि विवाह ही इंसान की एकमात्र मंजिल है? कितना कुछ करना है उसे मेडिकल के क्षेत्र में। विवाह के बाद क्या कोई इंसान एक निष्ठ होकर अपने कर्तव्य में जुट सकता है? बीवी के नखरे झेल लो, परिवार पाल लो या फिर कुछ बड़ा काम कर लो। लेकिन पता नहीं काकू ने उसके माँ और पापा को क्या पट्टी पढ़ाई थी कि वो एक सुर में काका की कही बात का समर्थन करने लगे।
और तो और जो काकी माँ हमेशा उसके पक्ष में रहती थी, वो भी पाला बदल कर काकू के खेमे में चली गई। हम लोग भी ऐसा ही सोच लेते तो तुम कहाँ से आते? तुम्हारे बाबा और काकू क्या एकदम नकारा है? उन्होंने भी तो परिवार के साथ काम किया है। माँ ने उसको अच्छी खासी डांट लगा दी। और माँ, तुम तो मेरे साथ रहो। उसे माँ के गले में हाथ डालकर कहा, दूर हटो मुझसे। माँ ने गुस्से से उसकी बाहें हटाई। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, वो चिढ़ गया। काफी दिनों तक लामबंदी करते करते उन लोगों ने आखिरकार कुणाल को इस बात पर राजी कर लिया कि वो एक नजर उस लड़की को देख ले, फिर वो जो भी निर्णय लेगा उसमें कोई भी दखल नहीं देगा। काकू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो 2-4 दिन डॉक्टर मिदुल के यहाँ रहकर देख ले। ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से वहां आया है। जाना है तो जाओ, क्यों देरी कर रहे हो? काकी माँ ने कहा। आप भी? कुणाल ने शिकायती लहजे में अपनी काकी की तरफ देखा। और क्या, मिडिल को मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, वो स्टेशन पर किसी को भेज देगा लेने के लिए। वैसे भी दार्जिलिंग बहुत बढ़िया जगह है, वहां जाओ और देखो नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। काकू ने उसे समझाया। कुणाल ने कदम आगे बढ़ाए और दार्जिलिंग आ गया। वाकई आज देखा तो समझ आया कि नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। दारा का चेहरा उसकी नजरों में थिरक रहा था और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान क्या इतना भी खूबसूरत हो सकता है। मुंबई में रहते हुए उसने एक से एक सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन मेकअप की तरह आधुनिक कपड़ों और एक्सेसरीज से सजे बने वो चेहरे कभी भी उसके दिल को लुभा नहीं पाए। और वैसे भी उसे इतना समय ही कहाँ था जो वो इन सब बातों पर ध्यान दे सके। वो तो अपने कामों और भविष्य के लक्ष्यों में इतना डूबा रहता था कि उसका कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। अंदर आकर आराम से बैठते ही भानु ने अपना रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर मितुल के हाथ में रख दिया। उसके नंबर देखकर वो तो खुशी से उछल पड़े। अरे यहाँ आओ, उन्होंने उसे बुलाया। फौरन मेरे गले लग जाओ, बहुत शानदार काम किया है तुमने। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। पता है, मैंने 6 सेक्शन में टॉप किया है। अब वो भी बहुत खुश था। वेरी गुड, ये हुई ना बात, कहकर वो हंसे। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने प्यार से पूछा। कुछ नहीं दादा, इनाम तो मुझे स्कूल से मिलेगा। आज प्रिंसिपल मैम ने मेरी खूब तारीफ की, भानु ने बताया। तभी धारा चाय की ट्रे लेकर वहां आ गई। इतनी देर में उसने अपने आप को संभाल लिया था। डॉक्टर मिथुन धारा से बोले, धारा, इनसे मिलो। ये विकास का भतीजा है कुणाल, मुंबई में सर्जन है, दार्जिलिंग घूमने आया है। उन्होंने कुणाल की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। धारा ने ट्रे रखकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते की। कुणाल ने एक क्षण को आंखें उठाई और फिर झुका ली। उसे लग रहा था कि उसने देखना शुरू किया तो फिर आंखें नहीं हटा पाएगा। डॉक्टर मिथुन बोले, और कुणाल, धारा के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, मेरी बेटी है धारा। और भानु से तो तुम मिल ही चुके हो। कुणाल ने बस ठीक कहा। खूब बोलने वाला कुणाल बिल्कुल चुप होकर रह गया। धारा बेटा, ये कटहल क्या किचन में रख दूं? गोस्वामी दादा ने आवाज लगाई। वो बड़ा सा कटहल उठाए चले आ रहे थे। मैं आ रही हूँ दादा, कहकर धारा बाहर निकल गई। डॉक्टर मिथुन ने कुणाल को चाय लेने का इशारा किया और खुद भी अपना कप उठा लिया। वह अपने साथी विकास और उनके परिवार को काफी लंबे अरसे से जानते थे, लेकिन वो कुणाल और धारा को एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहते थे। डॉक्टर मिथुन ने कुणाल का स्वागत एक सामान्य मेहमान के तौर पर ही किया। उन्होंने धारा को अभी से कुणाल के बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझा। वो कुणाल के मनोभाव भांप कर उसे स्वयं कोशिश करने देना चाहते थे। कुणाल मेहमान था तो उसको घुमाना फिराना लाजमी था, इसलिए डॉक्टर मिथुन ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। जाहिर था भानु बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन धारा ने हजारों बहाने बनाकर मना करना चाहा। वो वैसे भी इस तरह के प्रोग्राम से दूर भागती थी। कुणाल ने भी इसे एक ब्रेक की तरह लिया। वैसे भी वो बहुत व्यस्त रहता था और सर्जन के तौर पर उसकी ड्यूटी काफी चैलेंजिंग थी। धारा ने अपनी पढ़ाई का सहारा लेकर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटे भाई भानु की खुशी और डॉक्टर मितुल के आग्रह को ठुकराना मुश्किल हो गया। धारा के इनकार से भानु का चेहरा बिल्कुल ही उतर गया। फिर गोस्वामी दादा ने धारा को भाई के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया और धारा को जाना ही पड़ा। एक बड़ी सी गाड़ी में भरकर वो लोग पिकनिक के लिए निकले। डॉक्टर मिदुल ने जानकी और उसके दोनों बच्चों को भी बुला लिया था।
रास्ते पर गोस्वामी दादा, भानु और डॉक्टर मिथुन खूब शोर मचाते हुए गए। भानु अभी कुणाल से घुल मिल नहीं पाया था, लेकिन उनकी बातचीत शुरू हो गई थी। पर धारा और कुणाल तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। कुणाल भी संभल गया था। धारा अद्भुत रूप से सुंदर है, ये तो सच है, लेकिन इसके अलावा वो कैसी इंसान है और वो खुद क्या चाहती है, ये जानना भी जरूरी था। कुणाल ने अपने दिल को भी टटोला कि वो क्या चाहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। धारा का तीव्र आकर्षण उसे उसकी तरफ खींच रहा था। अभी मार्च का महीना चल रहा था, फिर भी दार्जिलिंग में बहुत ठंडा था। कुणाल तो वैसे भी मुंबई में ही रहा था, जहां सर्दी पड़ती ही नहीं है। उसे तो और ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। पहाड़ों की खूबसूरती सर्दियों में और ज्यादा निखर जाती है। ठंडी ठंडी आबो हवा, ऊंचे नीचे खूबसूरत पहाड़ और हर तरफ फैली हरियाली बहुत सुकून दे रही थी। वो लोग सूर्योदय देखने के लिए टाइगर हिल जाना चाहते थे, लेकिन निकलते निकलते काफी समय हो गया। इसीलिए डॉक्टर साहब ने ड्राइवर को घूममठ ले जाने का आदेश दिया। घूममठ शहर से ज्यादा दूर नहीं था और वहाँ बहुत ही मनोरम और शांत वातावरण था। वहाँ पर 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी, जिसके आगे पता नहीं कितने सालों से अनवरत दीपक जल रहे थे। भानु तेज कदमों से ऊपर चढ़ गया। रास्ते भर बातें करते करते जानकी के दोनों बच्चों भी भानु से खूब घुल मिल गए थे। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ गए। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो लोग मिरिक लेक की तरफ निकल गए। मिरिक लेक के आसपास बहुत ही खूबसूरत परिवेश था। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत गहरी नीली झील बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी, उस ब्रिज पर चले? भानु ने हाथ से इशारा किया। झील के ऊपर एक खूबसूरत सा पैदल पुल बना हुआ था, जिसका नाम रेम्बो ब्रिज था। धारा पुल, बस अभी चलेंगे, जरा मैं जानकी दी की थोड़ी मदद कर दूं। डॉक्टर मिदुल प्यार भरी नजरों से बच्चों को निहार रहे थे। धारा वहीं गाड़ी के पास छिटक कर खड़ी रही। जानकी अंदर से अपना साथ लाया सामान निकालने लगी। आओ धारा, डॉक्टर साहब ने बेसब्र होकर पुकारा। जी बस आ रही हूँ, थोड़ा सामान निकलवा दूं। अरे मैं निकलवा दूंगा, तुम जाओ बच्चों के साथ, गोस्वामी दादा ने उसे टोका। धारा धीमे कदमों से बच्चों की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे कुणाल भी था। ब्रिज पर चलते हुए उसकी नजर लेक और उसे घेरे हुए ऊंचे देवदार पेड़ों पर जम गई। डॉक्टर मिदुल उन लोगों को जाते देख वहीं रुक गए। वो कुणाल और धारा को एक दूसरे से बात करने का मौका देना चाहते थे। चारों तरफ फैली नैसर्गिक सुंदरता, हरे भरे पहाड़ देखकर उसे अपना गांव याद आ गया। बहुत सुंदर था उसका गांव। उसके दिल में टीस उठी और उसके कदम लड़खड़ा गए। संभाल कर, पीछे चल रही कुणाल ने उसे पकड़ लिया। धारा शर्म से लाल पड़ गई। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से अपने आप को छुड़ा लिया। कुणाल उसके साथ साथ चलने लगा। आप क्या पढ़ रही हैं? उसने बातचीत शुरू करने के लिए पूछ लिया। दारा ने क्या जवाब दिया, उसने सुना ही नहीं। वो उसकी झुकी हुई पलकें और हिलते हुए होंठ देख रहा था। दीदी, बोटिंग करने चले? भानु ने पास आकर धारा से पूछा। बाद में चलेंगे, धारा ने धीरे से कहा। चलिए ना, भानु का बहुत मन है, कुणाल ने आग्रह किया। हाँ चलिए ना, कुणाल ने फिर कहा। लेकिन सब लोग तो वहीं रह गए। धारा ने पीछे छूट गए लोगों की तरफ देखकर कहा। कोई नहीं, बाद में उन्हें भी बुला लेंगे, कुणाल ने कहा और बच्चों को लेकर बोर्ड की तरफ बढ़ गया। भानु की झिझक धीरे धीरे खुल रही थी। वो कुणाल से खूब बातें कर रहा था। मेरी लेक बहुत साफ सुथरी थी। धारा को ऐसे खूबसूरत माहौल में अरिजीत याद आ गया। हॉस्पिटल से वापस लौटते समय उसकी बेचैन आंखें, थके हुए कदम उसे याद आने लगे। उसकी याद आते ही उसका दिल दर्द से भर उठा। काश आज उसके साथ अरिजीत होता। उसके दिल में इच्छा जागी, पर ऐसा कहाँ संभव था। उसका दिल बेचैन हो गया। हमारे गांव में भी ऐसे ही पहाड़ हैं, है ना दीदी? भानु ने उत्साह भरे स्वर में कहा। धारा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने भानु की आवाज नहीं सुनी। क्या सोच रही है? उसे कहीं खोया देखकर कुणाल ने पूछ लिया। ओ नहीं, कुछ नहीं, धारा चौंक गई। भानु कुछ पूछ रहा था आपसे, वो बोला। धारा ने भानु को देखा तो वो हंस दिया, फिर आगे मुड़कर अपने साथ बैठे जानकी के बच्चों से बातें करने लगा। आपका गांव कहाँ है? कुणाल ने पूछा।
उत्तराखंड में, उसने बताया। फिर तो वहाँ स्नोफॉल भी होता होगा? धारा बोली। जी, सर्दियों में तो खूब होता है। फिर तो बहुत सर्दी होती होगी आपके गांव में। मुझे तो यहीं बहुत ठंडा लग रहा है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता। मुंबई में तो समुद्र है, धारा ने कहा। तो कुणाल बोला, हाँ, आप और भानु कभी आइए, आपको समुद्र दिखाएंगे। बहुत कुछ है मुंबई में घूमने के लिए। धारा सुनकर चुप रह गई। कुणाल चाहकर भी और कुछ पूछ नहीं सका। वैसे भी वो इतना प्रगल्भ नहीं था कि पहली मुलाकात में ही अपने दिल का हाल सुनाने लगता। वो एक शालीन और गंभीर व्यक्तित्व वाला बंदा था, जो धीरे धीरे ही किसी से खुलता था। वहां से लौटकर कुणाल 2-3 दिन रुका और फिर वापस मुंबई लौट आया। उसे धारा बहुत पसंद आई थी। हालांकि उन दोनों की ज्यादा बात नहीं हुई थी। उसने डॉक्टर साहब से थोड़ा समय मांग लिया था। डॉक्टर मिदुल ने भी सोचा कि धीरे धीरे ही कदम बढ़ाना सही रहेगा। धारा के मन को भांप कर ही आगे का फैसला करना उचित रहेगा। ज्यादा जल्दबाजी से बात बिगड़ ना जाए। इस बीच धारा की आगे की पढ़ाई शुरू हो गई थी और वो उसमें व्यस्त हो गई और कुणाल को किसी जरूरी काम से कुछ महीने के लिए यूएसए जाना पड़ गया। इसीलिए भी इस सिलसिले को यहीं रोकना पड़ गया। इधर रघुवीर साहब एक हफ्ते बाद स्वदेश लौटे थे। आजकल उनका काम बढ़ता जा रहा था। अब की बार उन्होंने काफी शॉपिंग की थी। मुग्धा का सामान रखवा दीजिए, जब वो आएगी तो उसे अपने सामने दूंगा, उन्होंने पवित्रा जी से कहा। पवित्रा जी के स्वर में उत्साह का सर्वथा अभाव था। क्या हुआ है आपको? आप इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हैं? नहीं, बुझी हुई तो नहीं हूँ, बस आपके यहाँ न रहने की वजह से उदास हो जाती हूँ। आप बाहर चले जाते हैं तो घर भी सूना सा हो जाता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। और मेरी प्यारी बीवी, कहकर रघुवीर साहब मुस्कुरा दिए। पवित्रा जी बोली, मुग्धा को आपने घूमने जाने की अनुमति क्यों दे दी? अरे उसका मन था, वैसे भी हर बार तो वो छुट्टियां घर में ही बिताती है। अब की बार उसका मन था, फिर उसके साथ उसके फ्रेंड्स का ग्रुप भी तो गया है। क्यों चिंता कर रही हैं आप? पवित्रा जी के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। जरा विमला से कहकर एक बढ़िया सी कॉफी मंगा लीजिए, मैं तब तक चेंज करके आता हूँ। वो उठकर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। वो काफी थके हुए लग रहे थे। रघुवीर साहब ने कह तो दिया कि चिंता मत करो, लेकिन वो क्या करे? ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने दिनों से जो कुछ भी समेट रही थी, सब हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मुग्धा ने इस बार छुट्टियों में घर आना भी जरूरी नहीं समझा। घर पर केवल अपने ना आने की सूचना दी। जब पवित्रा जी ने कहा कि वो उसके बाबा से परमिशन लेने के बाद ही बताएगी, तब मुग्धा ने बताया कि वो बाबा से पहले ही अनुमति ले चुकी है, बस उन्हें इन्फॉर्म करनी है। अरिजीत दिनों दिन मुरझाता जा रहा है। अब तो वो खाने के समय के अलावा साथ में बैठता भी नहीं है। फैक्ट्री जाने के अलावा उसको किसी बात में दिलचस्पी नहीं रह गई है। इस बीच सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो रिया थी। उसका बाहर घूमना फिरना बढ़ता ही जा रहा था। कई बार तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक वीक के लिए ट्रिप पर भी जा चुकी थी। पवित्रा जी ने उस पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक तरफ अरिजीत की उदासीनता, दूसरी तरफ रिया की झंझनाहट। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। अरिजीत को उन्होंने कई बार कहा कि वो अपनी पत्नी पर ध्यान दे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका तो अपने पर भी ध्यान नहीं था, तो वो रिया पर क्या ध्यान देता? पवित्रा जी रघुवीर साहब से सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक तो आजकल वो बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहे थे और अधिकतर उनका समय बाहर आने जाने में निकल जाता था। फिर रघुवीर साहब को सब कुछ पता चलेगा तो वो जरूर कड़े कदम उठाएंगे। वो रिया और उसके पेरेंट्स से भी बात करे बिना नहीं मानेंगे। विमला कॉफी लेकर आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसे रघुवीर साहब को बुलाने भेज दिया। गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी चेयर की बैग से सिर टिका लिया। अरिया पवित्रा जी के रोकने टोकने की वजह से परेशान हो गई थी। उसे पवित्रा जी का टोकना पसंद नहीं आता था। एक दिन रिया अरिजीत से इसी बात पर लड़ने लगी। आपसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पता नहीं क्यों मैं मॉम की बातों में आ गई, रिया ने चीख कर कहा। रिया, आराम से बात करो, क्यों चिल्ला रही हो? अरिजीत नर्म स्वर में बोला। क्यों ना चिल्लाऊं? इस घर में मैं अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती। आपकी मॉम की रोक टोक ने जीना मुश्किल कर रखा है। ये ना करो, वो ना करो, घर से बाहर मत जाओ, क्या करूं मैं अकेले? यूं ही घुटती रहूं? रिया, कौन कह रहा है कि तुम यूं ही घुटती रहो?
मैं मॉम से बात करता हूँ, लेकिन इसलिए हर बार पूरी वीक के लिए जाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो धीमी आवाज में बोला, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, मैं किसी की पाबंदियों में नहीं रह सकती। वो फिर चीखी, तुम्हें घर में रहना है तो इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी खिसिया गया। रिया गुस्से में बोली, नहीं करूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, किसी की सर्वेंट नहीं। अरिजीत फिर भी आराम से बोला, रिया, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे कैसे बातें कर रही हो। रिया बोली, ठीक कह रही हूँ, मैं इस तरह से यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपनी मॉम डैड के पास चली जाऊंगी, आपको भी वहीं रहना होगा। मैं हर समय तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकता। इस बार अरिजीत ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा तो रिया चीख कर बोली, तो मैं भी किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती। प्लीज रिया, ऐसी बातें मत करो, यहाँ तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने कहा ना कि मैं मॉम से बात करूंगा, फालतू बातें क्यों बढ़ा रही हो। अरिजीत ने कहकर बेबसी से होंठ भींच लिए। मैं जा रही हूँ, आपको मेरी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाइएगा, उसने कड़वे स्वर में कहा और धड़ धड़ करती सीढ़ियां उतरती चली गई। पवित्रा जी लिविंग रूम में बैठी थी। अरिजीत और रिया की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। वो उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए खामोश बैठी मैगजीन के पन्ने पलटती रही। जब रिया धड़धड़ाती हुई बाहर जाने लगी तो पवित्रा जी ने आवाज लगा दी, रिया, कहाँ जा रही हो। लेकिन रिया बिना उनकी बात सुने और बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। गुस्से से पवित्रा जी का सर्वांग जल उठा। इस तरह की अनदेखी तो आज तक उनके पति रघुवीर सूर्यवंशी तक ने नहीं की थी, और बच्चों की तो मजाल ही क्या थी। वह गुस्से में काम कर रह गई। रिया आजकल अपनी मॉम और डैड की भी नहीं सुन रही थी। ज्यादा कहने पर वो उन लोगों को ही दोष देने लगती कि उन्होंने उसकी शादी बिना सोचे समझे ऐसे परिवार में करवा दी जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं था। इस समय वो भूल जाती थी कि वो स्वयं अरिजीत के पीछे कैसे पागल हो गई थी, कैसे वो मून पैलेस के सपने देखा करती थी। वो और विधान को मिलते समय काफी समय हो गया था और अब विधान के साथ बंधन मुक्त जिंदगी उसे रास आने लगी थी। वो इतनी रोमांटिक बातें करता था कि रिया खिल उठती थी। सीधे साधे अरिजीत से अब उसे चिढ़ाने लगी थी और पवित्रा जी से तो उसका बात करने का ही मन नहीं करता था। पवित्रा जी तो फिर भी उसकी सास थी, लेकिन उसकी मॉम भी उसको आजकल सही गलत का फर्क समझाने लगी थी। इसी चिढ़ की वजह से वो पहली बार विधान के साथ एक हफ्ते के लिए मनाली चली गई थी। घर पर भी उसने यही बताया था कि वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ घूमने जा रही है। विधान के साथ उसका समय चुटकियों में बीत जाता था। वो हर कदम पर उसके साथ होता था। उसने कभी उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहता। अरिजीत के विपरीत वह भी घूमने फिरने का शौकीन था। जब वह अपनी नशीली आवाज में रिया के हुस्न की तारीफ करता तो रिया पिघलने लगती थी। कई बार उसे तीव्रता से एहसास होता कि उसने शादी गलत व्यक्ति से कर ली। आखिर बड़े बूढ़े सच ही कहते आए हैं कि शादी उससे करो जो तुम्हें प्यार करता हो, ना कि उससे जिससे तुम प्यार करते हो। इस बार रिया गई तो काफी दिन तक नहीं लौटी। पवित्रा जी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़े ही रूखे फीके ढंग से बात की। पवित्रा जी ने उसे लौट आने को कहा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसका मन नहीं है, जब उसका मन करेगा तो वो अपने आप चली आएगी। उसने अपने पेरेंट्स से भी कह दिया कि अगर उन्होंने जबरदस्ती उसे मून पैलेस भेजने की कोशिश की तो वो घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाएगी। रिया के जाने के बाद अरिजीत थोड़ा गुमसुम सा हो गया था, क्योंकि पवित्रा जी भी ढके छिपे शब्दों में उसे सुना ही देती कि रिया उसी की वजह से घर छोड़कर चली गई है। यह सुनकर वो और निराशा से भर उठता। जब रिया को गए 15 दिन से ज्यादा हो गए तो पवित्रा जी खुद उसके घर गई, लेकिन रिया ने आने से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं आने चाहती हो तुम वहां, हम सब तुम्हें कितना मिस करते हैं। अरिजीत भी उदास रहता है, पवित्रा जी ने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा। अगर उन्हें मेरी कोई परवाह होती तो वो आपके साथ आए होते। रिया ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, अरे इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, मैं उसे बोल देती हूँ, वो कल ही आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। अभी मेरा मन नहीं है आने का, थोड़े दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ, उसने स्पष्ट होकर कहा। पवित्रा जी ने श्वेता की तरफ देखा तो उन्होंने आंखें चुरा ली। निराश पवित्रा जी लौट तो आई, लेकिन उन्होंने भी फोन करके रिया की मौसी और अपने दोस्त शालिनी से नाराजगी प्रकट कर दी कि रिया के गलत फैसले में उसके मॉम डैड
उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मोहन पैलेस वैसे ही सुना हो गया था। अब उसमें वीरानी सी छा गई, जिसे अपने घर की रौनक बनाने में पवित्रा जी ने अपने बच्चों तक की नहीं सुनी थी, वही अब मोहन पैलेस में आना नहीं चाहती थी। और रात के समय डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए बैठे रघुवीर साहब ने कहा, अरिजीत को बुलाओ, वो कहाँ रह गया? मैं बुलाने गई थी, छोटे साहब खाना खाने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भूख नहीं है, विमला ने नीत स्वर में कहा। ऐसे कैसे भूख नहीं है? बोलो जाकर कि बाबा बुला रहे हैं। पवित्रा जी नाराज हो गई। रघुवीर साहब बोले, पवित्रा, आप भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करिए, नहीं मूड होगा, आप खाइए। विमला, बाद में देख लेना अरिजीत को, दोबारा पूछ लेना उससे, ठीक है? जी साहब। विमला हाथ बांधे खड़ी थी। अरिजीत का आजकल सारा सारा दिन फैक्ट्री में बीत जाता था और फैक्ट्री से आकर वो अपने बेडरूम में घुस जाता था। पवित्र जी पूरे घर में अकेली ही घूमती रहती थी। कई बार मोहन पैलेस के सूनेपन से उन्हें वहशत होने लगती। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि उनका घर खुशियों से गुलजार हो जाएगा, कहाँ रही सही खुशियां भी चली गई थी। रघुवीर साहब ने अरिजीत की बढ़ी हुई शेप देखकर पूछा, अरिजीत, ये क्या हल बना रखा है? शेप क्यों नहीं बनवाई? कैसे डल लग रहे हो? आज बनवा लूंगा बाबा, मन नहीं कर रहा था, अरिजीत ने धीमे से कहा। तो रघुवीर साहब बोले, अरे रिया चली गई है तो बिल्कुल मजनू ही बन गए। आ जाएगी भाई, फोन कर लो उसे। वो मजाक में बोलते हुए हंस रहे थे, लेकिन ना तो पवित्र जी के होंठों पर मुस्कान आई, ना ही अरिजीत की। वैसे इतने दिनों के लिए क्यों जाने देती है पवित्रा उसे? देखिए अरिजीत भी परेशान हो रहा है, घर में भी रौनक नहीं है। वो हंसते हुए बोले। एक हफ्ता और बीत गया। पवित्रा जी ने कई बार रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ही संक्षिप्त जवाब दिए और अभी आने से मना कर दिया। एक दिन फैक्ट्री में अरिजीत बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां फौरन भगदड़ मच गई। आगे क्या होगा? क्या हुआ है अरिजीत को जो वो बेहोश हो गया? रघुवीर साहब अब क्या करेंगे? रिया की सच्चाई सामने आने पर रघुवीर साहब क्या करेंगे? क्या पवित्रा जी अब अपनी मनमानी करना बंद कर देंगी? क्या धारा और अरिजीत को फिर से मिलाने के लिए प्रकृति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया? देखिए इस कहानी के अगले भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।